सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू खेल का जुनून। क्रिकेट वर्ल्ड कप की ये खुसूसी नशरियात है जनाब। मैं हूं आपकी होस्ट आमना खटाना और आज मैच की बात कर लेते हैं। आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का ये मैच था। इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। इंडिया ने 229 रन बनाए, 230 का टारगेट सेट किया और 35 ओवर भी मुखालिफ टीम को खेलने नहीं दिए। 129 पर पूरी टीम इंग्लैंड की आउट हो गई और साथ ही साथ आपको बताएं कि इंडिया को 100 रन से जीत मिली। 100 रन से शिकस्त थी उन्होंने। टीम जो मुखालिफ टीम थी इंग्लैंड, उनको अब पहले जब इंडियन टीम ने खेलना शुरू किया तो हमने देखा कि उनका 39 पे तकरीबन 3 आउट हो चुके थे, जिससे लगा कि ये क्या हुआ, एक और अपसेट क्या होने जा रहा है। क्योंकि इंडिया जो इस वक्त हम वर्ल्ड कप में देख रहे हैं सबसे बेस्ट टीम अभी तक साबित हुई है। तमाम जितने उन्होंने मैचेस खेले हैं, आज उनका छठा मैच था तो 6 के 6 मैचेस इंडिया जीत चुका है। अब तक की अनबीटेबल टीम है इंडिया और पॉइंट्स टेबल पर सबसे पहले यानी सर फहरिस्त मौजूद है, पहले नंबर की ये टीम है। और जब हमने इंग्लैंड का देखा, इंग्लैंड चूँकि इस पूरे वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं कर पा रहा और आज भी हमने उनकी परफॉर्मेंस देखी तो आज भी इंग्लैंड की टीम इंडिया के सामने ढेर हो गई, जीत ना सकी। क्या आज की सिचुएशन रही, पॉइंट्स टेबल पहले आपको दिखाते हैं जिसमें टीम्स की सिचुएशन देख लेते हैं। इंडिया सर फहरिस्त है, 6 मैचेस खेले हैं और 6 के 6 जीते हैं तो 12 पॉइंट्स इंडिया के बनते हैं। साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पे आता है, 6 में से 5 मैचेस जो है वो जीत चुका है और 10 पॉइंट्स मिलते हैं। उसके बाद न्यूजीलैंड का नंबर है, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर श्रीलंका और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली छठे नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान ने अपने सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं और पाकिस्तान ने 6 मैचेस खेले हैं तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अनफॉर्चुनेट हम देख रहे हैं कि सिचुएशन मौजूद है। तो आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की अगर मैचेस की बात की जाए तो पाकिस्तान का अभी जो मैच होने जा रहा है वो बांग्लादेश के साथ मैच होगा और इसके अलावा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ भी हमारा मैच होना बाकी है। लेकिन चूंकि हम अभी आज के मैच की बात कर रहे हैं तो अगर बात की जाए इंडिया और इंग्लैंड के मैच की तो सारे खेल में आज कहाँ पर इंग्लैंड का हमने देखा कि चूँकि वो तो खैर पहले पूरे वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो आज क्या क्या गलतियां ख़ास तौर पे की हमारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो हमारा साथ देंगे। अहमद कुरैशी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद अस्सलाम वालेकुम। जी आमना, वालेकुम अस्सलाम। आई होप यू आर डूइंग वेल। जी अहमद, अच्छा मुझे बताइएगा कि क्या आज जो मैच था इंग्लैंड और इंडिया का, इंग्लैंड के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जैसे हमने देखा ऑस्ट्रेलिया ने जैसे कम बैक किया है और शानदार कम बैक किया है, तो उसके बाद अब इंग्लैंड की अगर बात की जाए, इंग्लैंड तो सिरे से खेल ही नहीं रहा पूरे वर्ल्ड कप में। उसकी क्या वजह समझते हैं आप? क्या इस वक्त इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइन है वो नहीं चल पा रही, बॉलिंग है, या पूरी टीम के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है? क्या आप समझते हैं, फिगर आउट क्या किया आपने? आमना, अगर देखा जाए तो एज सच कोई प्रोमिनेंट रीजन सामने नहीं आ रही, क्योंकि आप अगर देखें ना तो इंडिया और इंग्लैंड 2 ऐसी टीम्स थी इस वर्ल्ड कप में जिनके कॉम्बिनेशन के सब बॉक्सेस टिक थे, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो। खास तौर पे जो स्पिनर्स डिपार्टमेंट है, इंग्लैंड के पास भी आदिल रशीद, मोइन अली हैं। तो इस वजह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इंग्लैंड और इंडिया ये टॉप कंटेस्टेंट होंगे वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन जिस तरह से इंग्लैंड ने जो है परफॉर्म किया इस वर्ल्ड कप में वो काफी सरप्राइजिंग है, क्योंकि कंडीशन का भी हम नहीं कह सकते कि इंग्लैंड के प्लेयर्स को कोई खास कंडीशंस में एडजस्ट होने में मसला है, क्योंकि वो सारा साल यहाँ पे आईपीएल खेलते रहते हैं और आई थिंक कि उनके प्लेयर्स उन प्लेयर्स में से हैं जिनको कंडीशंस का भी काफी हद तक आइडिया है। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं कैप्टेंसी को लेके भी कोई नजर आ रहा है कि जॉस बटलर उस तरह से एक इम्पैक्टफुल कप्तान साबित नहीं हो पा रहे। उसके बाद कॉम्बिनेशन भी उन्होंने डिफरेंट ट्राई किए हैं, पहले बेन स्टोक्स बाय थे, फिर उनको लेके आए, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। और मेरे ख्याल में कि इंग्लैंड आज के मैच से पहले ही अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं नजर आता है कि इंग्लैंड ऑलरेडी ये समझ चुका था कि वो उसका वर्ल्ड कप ये क्लोज हो चुका है। अच्छा अहमद, अगर आज की मैच की बात की जाए तो ये क्या बॉलिंग विकेट थी जिसकी वजह से इतना बड़ा स्कोर सेट नहीं कर पाया जितना हम वर्ल्ड कप में कंपैरेटिवली दूसरे मैचेस में देख रहे हैं? देखें, यूजुअली इंडिया पूरे में या सब कॉन्टिनेंट के रीजन में आमना थ्रू आउट द वर्ल्ड कप हम ये बात करते रहे कि आपको बैटिंग फ्रेंडली ही विकेट्स मिलती हैं, लेकिन अगर
हमने देखा है कि राइट एरियाज पे बॉलर अगर बॉलिंग करें तो उनको डेफिनेटली फिर कामयाबी मिलती है। और आज के मैच में भी कुछ इसी तरह हुआ। पहले जब इंग्लैंड ने बॉलिंग की तो उनके बॉलर्स ने जब राइट एरियाज में की बॉलिंग तो उनको कामयाबी मिली। फिर इंडिया ने जिस तरह से बॉलिंग की, आउट क्लास कर दिया इंग्लैंड को। तो अब ये नहीं आप कह सकते कि बॉलिंग फ्रेंडली है या टोटली बैटिंग फ्रेंडली है। इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से कंडीशंस में अपने आप को एडजस्ट करते हैं। आप जो है वो बैटिंग को किस तरह से अपनी लेके चलते हैं इन पिचेस पे। फिर आप अगर बॉलिंग कर रहे हैं तो आपने राइट एरियाज में, किन राइट एरियाज में आपको लगता है कि आपके पास विकेट टेकिंग जो है वो ऑप्शंस हो सकते हैं, ऐसे कौन से एरियाज हैं। तो आई थिंक कि क्रेडिट जाता है इंडिया को कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है इंडिया की थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। अंपायरिंग को लेके, डीआरएस को लेके थोड़ी सी बातें हो रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये तासुर भी सामने आ रहा है कि शायद इंडिया को ये वर्ल्ड कप जिताने की भरपूर कोशिश की जा रही है। लेकिन जो हरकत हो रही हैं अंपायर्स की तरफ से भी, हमने पाकिस्तान वाले मैच में भी देखा जिस तरीके से अंपायर्स कॉल पे हारिस रऊफ का जो आउट देना चाहिए था और सुदन कोई और अंपायर आईसीसी ने वो गलती तस्लीम भी कर ली है अहमद, वो गलती तस्लीम भी कर ली है जो आईसीसी की जानिब से। लेकिन हमें तो मैच कॉस्ट कर गया ना। एब्सोल्युटली, तो ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। आप समझते हैं कि इसका कुछ अजाला भी होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए था कि पॉइंट्स में कुछ बेहतरी की जाती? आमना, इसका मेरे ख्याल में तरीकाकार ये है कि जब अंपायर्स कॉल भी हो रही है तो इट मींस कि बॉल का ग्रिप का जो ग्रिप का एक साइड का जो पोर्शन है वो विकेट्स को हिट कर रहा है, ठीक है। तो जब कोई बैट्समैन बोल्ड होता है तो इट डजंट मैटर कि बॉल ने कितना विकेट्स को हिट किया है, विकेट को हिट किया तो वो बोल्ड है। तो मेरे ख्याल में इसको एलडब्ल्यू के इसी तरह लेना चाहिए कि जब कुछ पोर्शन जो ग्रिप का की एक साइड का है वो उसको हिट कर रहा है विकेट को, तो उसको फिर आउट दे देना चाहिए। क्योंकि ये जो अंपायर कॉल है ये तो बिल्कुल ही जो मैच के फैसले हैं उन पे असरअंदाज हो रही है और ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, खासतौर पे इस तरह के टूर्नामेंट्स में जहां पे टीम्स डू एंड डाई सिचुएशन से भी गुजरती हैं। तो उनके लिए काफी ज्यादा जो है ना इफेक्टिव होता है और उनको काफी लॉस भी होता है, जैसे हमने देखा पाकिस्तान को पिछले मैच का हुआ है। अच्छा, आपको कोई सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है अभी जो सिचुएशन में? जैसे आप कह रहे हैं कि इंग्लैंड के तमाम पॉइंट्स अगर हम देखें तो तमाम जो बॉक्सेस थे वो टिक थे और दूसरी जाने पाकिस्तान भी ओडीआईज़ की बेहतरीन टीम थी। तो आपको कुछ सिमिलैरिटी इंग्लैंड टीम की और पाकिस्तानी टीम के दरमियान दिखाई दे रही है? देखें, मुझे तो इंग्लैंड की टीम और पाकिस्तान की टीम इस वक्त खालाजाद जो है ना, बहनें दोनों लग रही हैं। क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है कि दोनों ने एक दूसरे के साथ कंपटीशन लगाया हुआ है कि किसने ज्यादा बुरा परफॉर्म करना है। लेकिन इंग्लैंड की जो परफॉर्मेंस है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से भी ज्यादा पैथेटिक है। खास तौर पे वो टीम जो इस वर्ल्ड कप में अपने टाइटल को डिफेंड कर रही है, एक वर्ल्ड चैंपियन टीम है, उससे आप इस तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं करते। जैसे मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि वो इन कंडीशन से वेल अवेयर नहीं थे, क्योंकि पूरा साल उनके प्लेयर्स तकरीबन अभी भी आप देख लें जो उनकी प्लेइंग 11 है या 15 का स्क्वाड है, उसमें जितने भी प्लेयर्स हैं ज्यादातर आईपीएल खेलते हैं। तो आई डोंट नो, मुझे जो लगता है कि जॉस बटलर की कैप्टनसी जो है ज्यादा करामत साबित नहीं हुई। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जैसे हम अपनी कैप्टनसी पे भी सवाल उठाते रहते हैं, तो आप समझते हैं कि टीम इंग्लैंड में भी इस वक्त कोई रिफ्ट पाई जा रही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह की रिफ्ट पाई जा रही है। देखें, समटाइम्स आमना, आपके पास जितने बड़े सुपरस्टार्स हों टीम के अंदर, अगर आपके कप्तान के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो फ्रंट से लीड करे। देखें, जब कप्तान ये एक्सपेक्ट करता है कि उसके 10 प्लेयर परफॉर्म करें तो कप्तान को पहले खुद एक टेम्पलेट सेट करना पड़ता है। जो परफॉर्मेंस वो अपने प्लेयर से एक्सपेक्ट कर रहा होता है वो परफॉर्मेंस उसको खुद पहले करके दिखानी होती है। तो जॉस बटलर की तो अपनी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं है। फिर हमने देखा है कि उनकी जो कैप्टेंसी है, वो जिस तरह के फैसले ले रहे हैं, मतलब एक मैच में अगर हारते हैं तो उसका इतना पैनिक हो जाता है कि अगले मैच में वो लोग 3 से 4 चेंजेस कर देते हैं। तो इस तरह के मेरे ख्याल में बड़े टूर्नामेंट्स में आपको कहीं ना कहीं टीम के अंदर थोड़ी सी सस्टेनेबिलिटी भी, स्टेबिलिटी भी चाहिए होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मैच हारने के बाद आप बिल्कुल ही उलट पुलट कर दें। हाँ, कुछ प्लेयर्स अगर बिल्कुल ही आउट ऑफ द टच हैं तो उनको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन 3-3, 4-4 चेंजेस करना ये समझ से बाहर है। बिल्कुल ठीक आपने बात की। अच्छा अहमद, अभी अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसमें जैसे अभी अपने आपने टेम्पलेट की बात की टीम के, उसका भी बेहतर होना ज़रूरी है। आप समझते हैं जो हमारा भी टेम्पलेट है मौजूदा, उसको चेंज करना, उसमें बेहतरी लाने की बेहद ज़रूरत है? और अगर है तो आप क्या शेयर करेंगे?
देखें, ये तो आपके वो जो रन रेट इम्प्रूव करने की आपके पास अपॉर्चुनिटी थी वो था आपका नेदरलैंड वाला मैच और आपका अफगानिस्तान वाला मैच। अब नेदरलैंड से भी आप बस अल्लाह अल्लाह करके जीते और उसके बाद जो अफगानिस्तान वाला मैच है वो तो आप जीत ही नहीं सके। अच्छे रन रेट से तो जीतना दूर की बात है। मैं शुरू से एक बात करता आ रहा हूँ आमना इस वर्ल्ड कप में कि टीम्स का फोकस सिर्फ मैचेस जीतने पे नहीं है। टीम्स का फोकस इस चीज पे भी है कि हम बड़े मार्जिन से मैचेस जीतें, क्योंकि इस तरह के टूर्नामेंट में जब आगे जाके आपके पॉइंट्स कहीं ना कहीं शायद बराबर आ जाते हैं तो आपको रन रेट अगर आपका अच्छा है तो उससे आपको ये फायदा होता है कि आपको एज होता है कि आप आगे चले जाते हैं टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में। तो आई थिंक ये पाकिस्तान की तो कोई इंटेंट मैच जीतने के लिए ऐसा नजर नहीं आई। तो रन रेट से या मार्जिन से जीतना एक अलग बात है। जो टीम आप मुझे बताएं कि 50 ओवर पूरे बैटिंग में नहीं खेल सकती तो वो रन रेट कैसे अपना जो है वो इम्प्रूव करेगी। रन रेट इम्प्रूव करने से पहले आपको 50 ओवर तो क्रीज पे टिकना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त बात की। ताबिश मीर भी हमें ज्वाइन कर चुके, बहुत शुक्रिया। ताबिश, अभी जो आज के मैच की बात अगर हम करें इंग्लैंड और इंडिया के मैच की, तो अभी जैसे वो बात कर रहे थे अहमद कि हमारे 50 ओवर्स खेलना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी टीम के लिए। तो इंग्लैंड तो आज 35 ओवर भी अपने मुकम्मल नहीं कर पाई। एक गेंद पहले 35 ओवर से कंप्लीट करने से पहले ही आउट हो गई। 129 पर पूरी टीम आउट हो गई। ये इंग्लैंड के साथ क्या सिचुएशन चल रही है अभी? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा और अहमद ने भी बिल्कुल मजा फरमाया। आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने मौका दिया मुझे गुफ्तगू करने का अपनी ट्रांसमिशन में। और जिस अंदाज से इस इवेंट में हमने देखा कि अपसेट मैचेस हुए, तो एक जानिब है जो दिफाई चैंपियन था इंग्लैंड, उस पर काफ़ी निगाहें मरकूज थी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इंतहाई मायूसकुन रही। इवेंट में काफ़ी उम्मीदें थी उन पर, लेकिन उनका आगाज़ जो मैच रहा फाइनलिस्ट न्यूजीलैंड के हाथों, उनको शिकस्त से दो चार होना पड़ा। आज ऐसा लग रहा था कि आज हिंदुस्तान के खिलाफ इंग्लैंड जो है वो शानदार खेल का मुजाहरा करेगा। बेन स्टोक को टीम में आज देखा उनके, लेकिन उनकी भी खातिर का कोई उनकी मौजूदगी से ऐसा फर्क नहीं आया। अलबत्ता अगर बात की जाए इस इवेंट में जो टीम पूरे ओवर खेलती है वो टीम मैच जीतती है, ना फिर मैच जो है फंसाने की कोशिश करती है। आप देखें पाकिस्तान जो है इस इवेंट में हिंदुस्तान के खिलाफ पूरे ओवर नहीं खेल पाया। अफगानिस्तान के खिलाफ भी पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने जहां पूरे ओवर खेले तो वहां रन रेट जो है वो उनका काफी दबा दबा सा झुका झुका सा दिखाई दिया। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी हम 46.4 बॉल्स पर हमारी टीम पवेलियन की रात देख चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हमारी टीम जल्दी आउट हो गई, वो 300 रन किए लेकिन हमने पूरे ओवर्स नहीं खेले। ये वजह पाकिस्तान की भी शिकस्त की वजह ये क्योंकि उन्होंने 50 ओवर क्रिकेट जो है काफी अरसे से खेली नहीं थी। वर्ल्ड कप के हवाले से जैसे ही कोई खास प्रिपरेशन रही नहीं हालिया 2-2.5 साल से। अगर आप देखें तो पाकिस्तान टीम ने लास्ट ईयर 8 एक रोजा मैचेस खेले, उससे पहले 7 या गालिबन 9 जो है एक रोजा मैचेस खेले। तो पूरे 2 साल के अंदर पाकिस्तान टीम ने 16 से 17 एक रोजा मैचेस खेले और उनमें रिजल्ट इंतहाई पुअर रहा। वर्ल्ड कप के हवाले से हम देखते हैं खिलाड़ियों की जानिब से गुफ्तगू की जाती है कि पाकिस्तान टीम की जो ओडीआई रैंकिंग है वो बेहतरीन है। पाकिस्तान टीम की ओडीआई की टीम जो है वो टेस्ट टीम हो या T20 टीम हो उससे काफी बेहतरीन, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखें ये तो खुल के सामने आ गया, कितनी बेहतरीन है। बिल्कुल एक खबर सामने है और उसमें हमने वाज़ेह तौर पे देखा कि जो ताहा साहब हैं, गालिबन जराये की जाने से बताया जा रहा है कि वो इंतहाई करीब है इंजमाम साहब के जो भाई हैं इंतजार साहब, वो और मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी, इन्होंने एक टीम बनाई है। इन्होंने एक सेटअप रन किया है और बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज से वो काम कर रहे हैं और इसी सेटअप की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी दबाव में डालने की कोशिश की गई इंजमाम की जानिब से। और ये वही सेटअप था जिन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामले को इंतहाई ज़्यादा मुतनाज़े बनाया और आज तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदरूनी मामला हल नहीं हो रहे। एक जानिब पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस इंतहाई नाअहल है, दूसरी जानिब जो बोर्ड की कारकर्दगी उस पर अब सवालात उठ रहे हैं कि आया बोर्ड की जानिब से कोई वाज़ेह तौर पर इन चीज़ों की जानिब से कोई मौक़िफ़ नहीं दिया गया। अब तक बोर्ड जो है खामोशी का मुजाहरा कर रही है, खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है, जो इंतहाई अफसोसनाक बात है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन गुफ्तगू चुके हम आगाज़ में पहले मैच की बात करना चाह रहे थे। पाकिस्तानी टीम पर भी हम आते हैं, उस पर क्या मसाइल इस वक्त मौजूद हैं और क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए, या अभी बोर्ड में, इंतज़ामिया में और टीम में क्या सिचुएशन पाई जा रही है, ये गुफ्तगू हम आगे करेंगे। लेकिन अगर हम आज के मैच पे रहें ताबिश और इंडिया की परफॉर्मेंस की ख़ास तौर पर बात करें, तो ये इंडिया को अपनी होम कंडीशंस की वजह से फ़ायदा दे रही हैं कि इंडिया 6 के 6 मैचेस जीत चुका है, या वाकई इंडिया ने अपनी टीम पर इतना काम किया तीनों डिपार्टमेंट्स में कि आज हमें उनकी कारकर्दगी दिखाई दे रही है? आप क्या समझते हैं इस पर?
बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। 2011 में वर्ल्ड कप हुआ है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान ने जीता। मोहाली में पाकिस्तान को सेमीफाइनल में शिकस्त से 2-4 होना पड़ा। इस वक्त क्योंकि 10 मकामात पर हिंदुस्तान के ये मेगा इवेंट जारी है और 10 मकामात पर हर टीम जो है इन एक्शन दिखाई देगी। 10 टीमों जो को इन एक्शन होना है इस आलमी इवेंट में। और हिंदुस्तान जिस पिच पर भी खेलता है उसके पास वाज़ेह हिकमत अमली होती है, एक प्लान होता है उनके पास। यहाँ तक कि इतनी जो है उनकी कारकर्दगी शानदार ये वजह है होने की क्योंकि वो पहले ही सारी चीज़ों की तरतीब दे देते हैं, प्लान बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये पिच पर हमें पहले बैटिंग करनी है, इतने रन सेट करने हरीफ टीम को, इतने रन पर हमें जो है आउट कर देना। उनके बॉलर जो उन्होंने किस तरीके से आज प्रेशर बिल्डअप किया आप देखिए। आगाज में जब इंग्लैंड के बैटर्स पावर प्ले में नाकाम हुए तो हमने देखा कि सबसे पहले शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया बुमराह ने। उन्होंने डेविड मिलान को जिस तरीके से मुश्किल में डाला, जिस तरीके से गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे थे, पहले उन्होंने बाउंसर्स मारी, स्लोवर वन की, फिर चेंज ऑफ पेस हमें दिखाई दिया, स्विंग होता हुआ बॉल दिखाई दिया। उस कंडीशन पर उनके पास और कोई मौका ही नहीं था। जो बॉल बाहर जा रही थी आउट ऑफ द स्टंप थी, उन्होंने उनको खेलने की इनर एज लगा, आउट हो गए। ये गलतियां की उनके बल्लेबाजों ने। जो बॉल अंदर आ रही थी उन्हें वो आज शामी ने बहुत अच्छा 4 विकेटें उन्होंने ली। बिल्कुल, तो ये पूरे आज के मैच में अगर देखा जाए तो अगर हम एक तरीके से जो तज्जिया कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो पिचेज हैं वो बैटर्स के लिए काफी ज्यादा खुशगवार हैं, बॉलर्स के लिए जो है काफी खुशगवार नहीं है, तो वजह इसकी है कि आज जो रन किए हिंदुस्तान ने उसकी असल वजह ये थी कि आज का सबसे बेस्ट टोटल अगर इस पिच पे कहा जाए लखनऊ की वो 230 ही था, जो हिंदुस्तान ने करके बता दिया कि ये आज के इस पिच के लिए 400 के करीब टोटल है। और हमने दिफाई चैंपियन को इस तरीके से हमने आइसोलेट करना है, इस तरीके से उसको रोक के रखना है। और अब पाकिस्तान के लिए चैलेंज बढ़ रहा है ना, पाकिस्तान बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान के लिए चैलेंज बढ़ रहा है। इजाज वसीम बाकरी भी हमें से ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। इजाज अस्सलाम वालेकुम। इजाज, अब पहले तो क्योंकि आप हिंदुस्तान में मौजूद हैं तो वहाँ के लोगों में इस वक्त तो एक खुशी की लहर होगी क्योंकि 6 के 6 मैचेस टीम इंडिया जीत चुकी है और अनबीटेबल अब तक की टीम। वहाँ का क्या उस वक्त वहाँ पे सेलिब्रेशन का क्या समा है? और दूसरा ये कि अभी जो पाकिस्तान का अगला मैच आ रहा है उसके लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं, ज़राए क्या बता रहे हैं आपके वहाँ? देखें, सबसे पहले तो इंडियन टीम को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने इस वर्ल्ड कप के अंदर जिस तरीके से परफॉर्म किया है, कोई मिसाल ही नहीं मिलती है कि इंडिया जिस तरीके से हरीफ टीमों के ऊपर चढ़ दौड़ा है। और इंग्लैंड के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं और आप ये देखिए कि वकार यूनिस पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, उन्होंने इंडिया की जीत के ऊपर अभी ट्वीट करके वकार यूनिस का कहना था कि बल्लेबाज आपको मैचेस जितवाते हैं और बॉलर्स आपको ट्रॉफी जितवाते हैं। और इंडिया ने आज अपने फास्ट बॉलर्स की मदद से 4 विकेटें बुमराह, 4 मोहम्मद शामी और 3 बुमराह को मिली हैं। तो इंडिया, हम हमेशा कहते रहे ऑस्ट्रेलिया को जब इंडिया ने चेन्नई में हराया था कि ये अपने स्पिन विकेटें बना के स्पिन के जाल में फंसाएंगे, लेकिन आज उन्होंने 230 रन का टारगेट इंग्लैंड के लिए जो मुश्किल बना दिया और 100 रन से जो शिकस्त दी है उससे इंडिया अब अनबीटेबल नजर आ रही है। हाँ, एक चीज है, इंडिया ने 5 नवंबर को यहाँ ईडन गार्डन कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना है, जो कि इस टूर्नामेंट की सबसे मुश्किल और सख्त टीम दिखाई दे रही है इंडिया के बाद। तो इंडिया अगर साउथ अफ्रीका को 5 नवंबर को राउंड मैच में हरा देता है तो फिर इंडिया को आप फाइनल में देखेंगे, क्योंकि वो एक आखिरी बैरियर है जो कि इंडिया ने क्रॉस करना है और वो है साउथ अफ्रीका का। बाकी पाकिस्तान टीम के अभी हम होटल से वापस आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले फखर जमान का इंटरव्यू पाकिस्तानी ट्रैवलिंग मीडिया के साथ हुआ है, मैंने बोल पे वो ऑन एयर भी किया है। फखर जमान के साथ 10 मिनट तक हमारी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान के तमाम जर्नलिस्ट जो आए हुए हैं, फखर ने 2-3 बड़ी अहम बातें की हैं। पहली बात उन्होंने ये की है, पहले ये बताएं फखर फिट चल रहे हैं, अभी फिट है वो? हाँ, फखर क्योंकि उन्होंने फील्डिंग की थी पाकिस्तान जो आखिरी मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला है चेन्नई में, तो फखर मुकम्मल तौर पे फिट है। उन्होंने कहा है कि मैं पूरी तरह तैयार हूँ, मुझे जब भी टीम मैनेजमेंट चांस देगी तो मैं मुकम्मल फिट हूँ और मैं मैदान में उतरूंगा, मुझे लेकिन चांस टीम मैनेजमेंट ने देना है। तो आप क्या समझते हैं वैसे अभी क्या इस वक्त इम्कानात हैं अगले मैच में फखर होंगे, चांसेस हैं? बिल्कुल, क्योंकि अमूमन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मीडिया हिकमत अमली होती है वो उसी प्लेयर को ही मीडिया के सामने लेके आते हैं जिसने प्लेइंग 11 का हिस्सा होना होता है। तो एक नॉन प्लेइंग प्लेयर को तो कभी भी मीडिया के सामने नहीं लेके आए थे। तो आज पीसीबी की हिकमत अमली से हम याखज कर सकते हैं कि फखर बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता में मैदान में उतरने जा रहे हैं।
और जो फखर ने अहम 2-3 बातें की हैं वो मैं आपसे शेयर कर दूं। जी, आपने जी। पूछा कि टीम का माहौल क्या है। देखें, एक तो फखर ने कहा कि हम सबको दुख है, और वो कहता है कि मैं तो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं था, बट मैंने इन प्लेयर्स का करब और दुख इतना देखा है कि सोशल मीडिया पे या फैंस के अंदर भी इतना दुख नहीं होगा जितना इन पाकिस्तान के 15 एम्बेसडर्स को दुख है जो इंडिया में आके तवक्कुआत के मुताबिक खेल नहीं सके हैं। फिर फखर ने कहा कि जी शाहीन और हारिस रऊफ जो हैं वो उनको मदद नहीं मिल रही है, वो क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, ऑन डे वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। उनको भी इस बात का अदराक है कि सारी जिम्मेदारी उनके कांधों के ऊपर थी, क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा बॉलिंग के सर पे जीता आया है। तो दूसरी उन्होंने ये बात की। फिर उनको हमने सवाल किया कि जो टीम में इख्तलाफात, लड़ाइयाँ, कप्तान बाबर के खिलाफ कंपेन, ये वो कहता है कि जब आप हारते हो लगातार 4 मैचेस तो फिर नैरेटिव लोग बिल्ड करते हैं। कहता है टीम में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सारे कप्तान के पीछे खड़े हुए हैं और पूरी टीम के अंदर इत्तेहाद है। वो कहते हैं यही मैचेस हम जीते होते तो ये बातें ना आ रही होती। दूसरा उनसे ये भी हमने सवाल किया कि पाकिस्तानी टीम के सेमीफाइनल में आप लोग क्या उम्मीद करते हो, आपको क्या होप दिखाई देती है। तो फखर ने कहा कि हमने अफगानिस्तान का मैच हारने के बाद सोचा था कि 4 मैचेस हम अगले अपने जीत के अपना रास्ता बनाएंगे। अब क्योंकि 3 मैचेस हमारे पास रहते हैं तो हमारा काम है कि हम अच्छे नोट के ऊपर वर्ल्ड कप खत्म करें। और किस्मत, वो फखर ने एक चीज मेंशन की कि 92 का वर्ल्ड कप भी देख लें और पिछले साल 2022 का T20 वर्ल्ड कप भी देख लें, तो हम अगर मगर की सूरत हाल से जब आगे निकलते हैं तो फिर हम फाइनल तक रसाई कर लेते हैं। कहते हैं अगर लक हमारी चल पड़ी तो हम फाइनल तक टीम को ले जाने की भरपूर कोशिश करेंगे। बाकी टीम के अंदर उसने एतमाद भी बताया, लेकिन ये उसने ज़रूर बोला बार बार कि हम प्लेयर्स को जितना दुख है, और वो कहता है जितना ही मैंने उन 11 लड़कों को जो मैदान में उतरते हैं उनका जो दुख मैंने देखा है होटल में या पवेलियन में, वो शायद फैंस ने ना देखा और ना इतना फैन को इस चीज़ का अदराक हो। लेकिन ये तो बहुत ही कोई जो आपने अगर मगर वाली सूरत हाल बताई है जो जिसमें फ़खर जमान बात कर रहे हैं, तो बहुत ही अनरियलिस्टिक सी एक अप्रोच है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान को 3 मैचेस जीतने हैं, न्यूजीलैंड को कुछ मैचेस जीतने हैं, कुछ हारने हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी साथ देना पड़ेगा पाकिस्तान का, फिर जाके पाकिस्तानी टीम जीतेगी। अब कौन कौन सी टीम हमारी उतरेगी और ये कैसे पॉसिबल है? तो जनाब ये बड़ी ही अनरियलिस्टिक सी अप्रोच लग रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम जो हमारी गुफ्तगू है उसको मजीद आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन इन खेल का जुनून। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम्स की क्या कंडीशन है, कौन सी टीम हमें आगे दिखाई दे रही है और कौन सी टीम जो है वो इस वर्ल्ड कप में आगे हमें दिखाई नहीं दे रही, यानी सेमीफाइनल का हिस्सा नहीं बनेगी। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अहमद कुरैशी की जानिब चलते हैं। अहमद, अभी जिस तरह से एजाज वसीम बाकरी शेयर कर रहे हैं कि उनकी बातचीत हुई फ़खर जमान से, फ़खर जमान ये कह रहे हैं कि भाई शायद कौम में भी इतना दुख नहीं पाया जा रहा जितनी हमारी इस पाकिस्तानी टीम जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रही। ये दुख करने से कुछ होगा या परफॉर्म भी करके देंगे? मतलब अब बांग्लादेश का आगे मैच है, आप उसमें अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें, बड़े मार्जिन से आप बांग्लादेश की टीम को हराएं, कम बैक करें अच्छे तरीके से, जो आपके बाकी 3 मैचेस लेफ्ट हैं वो जीत के दिखाएं, तो हमें समझ में आ जाएगी कि सही वाकई दुखी हैं। भाई दुख करने से कुछ नहीं होगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। देखिए हम ना ऐसा ही है, अब जो होना था वो हो गया इस वर्ल्ड कप में, और आई थिंक हम लोगों ने इस पे काफ़ी बात भी कर ली है। सो अब डू एंड डाई सिचुएशन भी नहीं रही कि हम कहें कि डू एंड डाई सिचुएशन है। अब यही है कि अपने इज्जत बचाने वाली सिचुएशन है। बिल्कुल अगले मैचेस जो हैं वो जीतने की कोशिश करें और कोशिश करें कि आपकी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो अप टू द मार्क हों ज़्यादा से ज़्यादा। और यही है कि देखें, मैं पहले भी ये बात करता रहा हूँ, अभी फ़खर की इंजरी के हवाले से जिस तरह बात हो रही थी कि हमारे इस वर्ल्ड कप के अंदर ना सिर्फ हमारी पुअर परफॉर्मेंस और पुअर कैप्टेंसी एक्सपोज हुई है, बल्कि नीयत भी एक्सपोज हुई है। हम उसामा मीर के बारे में कहते रहे वो इंजर्ड हैं, फिर शादाब जब मैच में इंजर्ड हुए तो उसामा मीर को खिला दिया, वसीम जूनियर को हमने अब जाकर खिलाया ना। जी बिल्कुल, तो खिला तो दिया ना, लेकिन उसमें क्या है कि अब उसामा मीर जब आया, वो बुखार, उसके बारे में बताया जा रहा था उसको बुखार है, वो आता है, वो आके ज़बरदस्त परफॉर्म करता है, 2 विकेटें भी लेता है। फिर फ़खर के बारे में कहा जा रहा है, तो देखें हमें ना क्लैरिटी भी लेके आनी पड़ेगी चीज़ों के अंदर। और अब क्योंकि वर्ल्ड कप बिल्कुल हमारा समझ लें कि आखिरी मराहिल में दाखिल हो रहा है, तो बिल्कुल आपने ठीक है, कोशिश करनी चाहिए कि बांग्लादेश को हराना चाहिए बड़े मार्जिन से, और बाकी भी जो मैचेस हैं उनको जीतने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है ताबिश, ये बताइएगा कि जो अभी सिचुएशन चल रही है
बांग्लादेश को अगर देखा जाए, पाकिस्तान के लिए ये भी एक चैलेंज होगा इस सारी सिचुएशन में, पाकिस्तान की जो भी कंडीशन पाई जा रही है, या बआसानी हम जो अगला मरहला है वो तय कर लेंगे? जी, जिस तरह से पाकिस्तान टीम की मौजूदा जो बयानात सामने आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता रोज़ भी पाकिस्तान टीम की जानिब से जो बयानात सामने आया, रद्द-ए-अमल सामने आया। बाबर आजम ने पहले जब पाकिस्तान टीम को शिकस्त से दो चार होना पड़ा अफगानिस्तान के हाथों, तो उस वक्त इस अज़म का इज़हार किया कि नहीं, पाकिस्तान टीम क्वालिफाई कर लेगी। उससे पहले नायब कप्तान ने इस अज़म का इज़हार किया। अब्दुल्ला शफी के साथ में बोल पड़े, बैटिंग कोच जो है पाकिस्तान टीम के, पुटिंग उनकी जानिब से ये बयान सामने आया। हाल ही हमने देखा कि मिकी आतर भी कहने लगे कि अभी भी इम्कानात हैं। आज फ़खर जमान की जानिब से कहा गया। तो पाकिस्तान के जो कैंप के माहौल है, क्योंकि वो आपसे और मुझसे ज़्यादा बेहतर तो बाकरी साहब जानते होंगे कि क्या कैंप का माहौल है, लेकिन जो ज़राए मेरे बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान टीम जो है, उनके कैंप का माहौल काफ़ी ज़्यादा इस वक्त भी पॉजिटिव है। वो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा डिसहार्टेन है। वो इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान टीम की हालिया परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। नंबर 1 टीम थी एशिया कप से कबल, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद इस टीम के जो चर्चे थे वो सिर्फ मुस्बत बातों में इंतहाई कम, मनफी बातें और तनकीद की जद में पाकिस्तान टीम दिखाई दी। अब ये वक्त जो है पाकिस्तान टीम के लिए इंतहाई अहम है, जो फैंस हैं उनके लिए भी इंतहाई अहम है। ये आखिरी लम्हा पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने का। जो मैच पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ है, वो ये मैच ही पाकिस्तान टीम को बूस्ट कर सकता है। आज एक एसोसिएटिव टीम या फिर एक कमजोर हरीफ को बड़े मार्जिन से शिकस्त देंगे, तो इसके बाद पाकिस्तान टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खेलना है, इंग्लैंड के खिलाफ भी खेलना है। तो ये एक बड़ा अहम मुकाबला होगा पाकिस्तान टीम के लिए। अब तक पाकिस्तान टीम के लिए सफर इंतहाई ज्यादा मायूस कुन रहा, लेकिन बांग्लादेश और इंग्लैंड इस इवेंट के अंदर दो ऐसी टीमें जिन्होंने उस तरीके से परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं किया है, तो पाकिस्तान के लिए थोड़ा बहुत रिलीफ है कि सबसे मजबूत टीम इस वक्त इवेंट में न्यूजीलैंड है। जो अगर बात की जाए, हमने देखा कल भी उन्होंने काफी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ उनके बल्लेबाज अच्छा खेले, उनके गेंदबाज काफी शानदार अंदाज से गेंदबाजी का मुजाहरा बिल्कुल ऐसा ही है। हमने देखा कि इंडिया इस वक्त उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी और बेहतरीन बल्लेबाजी की, फील्डिंग उनकी बेहतरीन चल रही है। अच्छा इजाज़, अभी जो हमने देखा कि जो हमारा मैच था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसमें नवाज़ को ट्राई किया गया और फिर जो उसके बाद हम सब ने देखा वो मंजर जब नवाज़ को चौका पड़ता है और उसके बाद बाबर आजम उन पर बरहम दिखाई देते हैं। अब अगले मैच में क्या खबरें हैं? नवाज़ को ऑब्वियसली भी मुझे लगता है ड्रॉप कर दिया जाएगा, आप क्या समझते हैं? देखिए, क्योंकि बड़ी तनकीद इस वक्त मीडिया में देखा जाए तो बहुत तनकीद हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि अंडर 19 में भी ऐसी क्रिकेट नहीं खेली जाती जिस तरह से नवाज़ ने गेंदबाजी की। देखिए, नवाज इतना भी बुरा बॉलर नहीं है। नवाज जितने भी पाकिस्तान के अब तक मैचेस हुए हैं, उसको जहां जहां चांस मिला है तो वो शायद उसने सबसे कम इकॉनमी के साथ बॉलिंग की है। बहरहाल ये बात ज़रूर है कि बाबर भी उससे नाखुश थे, क्योंकि जिस तरह की फील्ड सेट की हुई थी। और एक चीज़ तो प्लेयर्स भी एडमिट करते हैं कि उन साउथ अफ्रीकन्स ने इन हालात के अंदर जब 10 रन, 5 रन या 4 रन रह गए थे तो उन्होंने बाउंड्री तो लगानी नहीं थी, क्योंकि बाउंड्री के चांस के ऊपर गेंद पैड पे भी लगने का खतरा था और कैच भी चांस था। तो वो नवाज से गेंद, वो ड्रिफ्ट ही जो हुआ उनसे, वो लेग साइड पे हो गया और बदकिस्मती से वहां पे फील्डर नहीं था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ। इससे पहले भी हमने श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में जब पाकिस्तान ने मैच हारा था, तब भी इफ्तिखार ने उस मेयार का बॉल नहीं किया था जब श्रीलंकन बल्लेबाज ने जिस एंगल पे खेला। हालांकि उनके खिलाफ भी पाकिस्तान ऑलरेडी मैच जीत चुका था। तो ये गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अब क्योंकि उसामा को शादाब के कंकशन के बाद जो यहाँ बॉलिंग करवाने का चेन्नई में मौका मिला था, तो उसामा ने अपने कप्तान के म्यार के मुताबिक बॉलिंग की। हालांकि इससे पहले अफगानिस्तान मैच में उसामा को बहुत मार पड़ी थी। तो अब ये चांसेस हैं कि उसामा और शादाब को, क्योंकि उस दिन अब खतरनाक इंजरी नहीं थी उनको, इसीलिए रेस्ट पे ले जाया गया था, उनका मसला नहीं है, तो शादाब वापस लौटेंगे। इस वक्त जो मेरे जराए हैं, क्योंकि हमने आज काफी देर टीम होटल में गुजारी है, वो ये है कि कप्तान और हेड कोच और टीम डायरेक्टर इस बात के ऊपर कंफ्यूज हैं कि अब क्या हारिस रऊफ को ड्रॉप करके तो वसीम जूनियर को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि हारिस की कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है इस वर्ल्ड कप के अंदर। और हसन अली जो है वो अब सेहत याब हो चुके हैं, वो बुखार से बाहर निकले हैं, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ बुखार की वजह से नहीं खेले थे। तो अब इम्कानात यही है कि पाकिस्तान दो चेंज के साथ आ सकता है। उसामा मीर को नवाज की जगह चांस मिल सकता है और हसन अली जो है उनको हारिस रऊफ की जगह चांस मिल सकता है,
क्योंकि वसीम जूनियर जिस तरह की बॉलिंग करवा रहा है, एक चीज आपने आमना नोट किया है कि इस वर्ल्ड कप के अंदर अगर आप 140, 145 या 150 की स्पीड से बॉल करते हैं तो आपको मार पड़ती है। उसकी मिसाल ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क हैं, पाकिस्तान के हारिस रऊफ हैं और इंग्लैंड के मार्क वुड हैं। इन तीनों को इस वर्ल्ड कप में मार पड़ी है। यहाँ जो बॉलर्स कामयाब हैं वो 130 से लेकर 140 की स्पीड में गेंद कराने वाले बॉलर्स कामयाब होते हैं। और डेविड मिलर जो कि दुनिया का खतरनाक तरीन बल्लेबाज है, उसको वो आप ओवर देखिए जो बड़ा यादगार ओवर अपनी कैरियर का वसीम जूनियर ने किया है। तो इसलिए वसीम जूनियर के मुझे चांसेस लग रहे हैं कि वो खेलेगा हारिस रऊफ की जगह पे, और कप्तान को अब हारिस रऊफ को बिठाना पड़ सकता है। ठीक है अहमद, अगर ये चेंजेस आती हैं उसामा मीर और साथ ही साथ उन्होंने कहा हसन अली दोबारा वापस आ सकते हैं। वैसे हमने एक्सपेरिमेंट्स इस वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा किए हैं लेकिन चल कुछ भी नहीं रहा। ये आप समझते हैं कि अब ये दोबारा जो तब्दीली होगी ये कुछ बेहतरी लेकर आएगी? जी अहमद, अपना सवाल रिपीट कर दें क्योंकि आपकी आवाज कम आ रही थी। मेरा सवाल ये है कि जैसे इजाज़ वसीम बाकरी ये हमें बता रहे हैं कि अगले मैच में हो सकता है कि उसामा मीर और हसन अली टीम का हिस्सा हो। अब हमने इस वर्ल्ड कप में सबको आजमा कर तकरीबन देख लिया है, लेकिन वही बात आ जाती है कि अभी तक हमें कामयाबी नहीं मिली इन एक्सपेरिमेंट्स में। तो अभी अगर उसामा मीर और हसन अली अगले मैच का हिस्सा होते हैं तो आप समझते हैं ये कुछ बेहतर तब्दीली होगी? देखें, अब एक्सपेरिमेंट्स तो आप कर सकते हैं और अब आपने एक्सपेरिमेंट्स ही करने हैं क्योंकि आप सब कुछ मेरे ख्याल में इससे पहले भी ट्राई कर चुके हैं और उससे कुछ हासिल वसूल भी नहीं हुआ। ये जिन एक्सपेरिमेंट्स की अब एजाज बात कर रहे हैं ये भी करके देख लें। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हारिस रऊफ की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है क्योंकि हारिस रऊफ नसीम शाह की इंजरी के बाद जो बॉलिंग का बहुत ज़्यादा बर्डन था वो हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी के कंधों पर था। हमने शुरू में तो देखा कहीं ना कहीं कि शाहीन भी स्ट्रगल करते रहे अपनी परफॉर्मेंसेस को लेके, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और इवन लास्ट मैच में भी उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है। वो तो कहीं ना कहीं रिदम में वापस नजर आए हैं, लेकिन हारिस रऊफ की कुछ समझ नहीं आ रही कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है अपनी बॉलिंग को लेके और वो क्या करना चाह रहे हैं। सो आई थिंक कि हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट ने उनको, क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म है वो, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन लिया हो कि उनको हसन अली को और उसामा मीर को खिलाना चाहिए। देखें, उसामा मीर को तो आप नहीं ड्रॉप कर सकते क्योंकि शादाब की अगर कंपैरिजन में उनकी परफॉर्मेंसेस को देखा जाए तो उनकी परफॉर्मेंसेस रिसेंट पास में शादाब से थोड़ी बेहतर ही हैं। बिल्कुल। जहाँ तक बात है हसन अली की, तो हसन अली देखें नो डाउट के हसन अली भी उस तरह से शायद बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल रहे, लेकिन उनको उतनी मारनी पड़ रही जितनी हारिस रऊफ को पड़ रही है। एक चीज़ हसन अली को जो थोड़ा सा एज है हारिस रऊफ पे वो ये कि हसन अली कहीं ना कहीं विकेट्स निकाल लेते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी कंसिडरेशन हो सकता है और अच्छा चेंज हो सकता है। ठीक है, ताबिश की जाने बढ़ते हैं। ताबिश, अभी चूँकि हम देख रहे हैं कि हालिया मुलाकात भी हुई है ज़का अशरफ साहब से सरफराज अहमद की, और उसमें जो वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के चैम्पियन बने हैं उनको सराहा भी है। चूँकि अभी बातें भी चल रही हैं, हम देख रहे हैं कि बाबर जो हैं वो कैप्टनसी नहीं कर पाए और उसकी वजह से हमें शायद नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। तो एक सोशल मीडिया पर भी एक माहौल चल रहा है, हम मीडिया पर भी देख रहे हैं, इस पर बात हुई है कि कैप्टन को चेंज कर देना चाहिए। तो आप समझते हैं ये मुलाकात भी उसी तनाजुर में है और हम मामला उसी जानिब बढ़ रहे हैं, सरफराज को हम दोबारा कैप्टन देखेंगे? नहीं, बिल्कुल आमना, जिस तरह से आपने गुफ्तगू की, वाज़े तौर पर मुनज़्ज़म अंदाज से बाबर आजम के खिलाफ जो है एक कैंपेन चल रही है जिसमें साबका टेस्ट क्रिकेटर्स जो हैं उनका एक वाज़े किरदार है। और अगर बात की जाए तो हम देख रहे हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान टीम के जो साबका टेस्ट क्रिकेटर हैं वो अपना एक अहम किरदार इसमें अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने गालिबन देखा कि पाकिस्तान टीम के मुतादिद ऐसे खिलाड़ी जो थे वो इस हवाले से वाज़े तौर पर जो उनकी जाने से मौक़िफ़ सामने आने लगा। लाहौर कलंदर से वाबस्ता साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद वो इस हवाले से बात करते हुए दिखाई दिए हमें, और उनकी जाने से भी गुफ्तगू हुई। उन्होंने भी इस हवाले से जो है कि बात की कि पाकिस्तान टीम के कप्तान को तब्दील करना चाहिए। वो हक में थे कि शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बन जाए, लेकिन जो बेरे ज़रा हैं वो ये बता रहे हैं कि चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ इस हक में ही नहीं है कि कप्तान को तब्दील किया जाए। तो फिर ये मुलाकात सिर्फ सराहने के लिए थी, अप्रिशिएट करने के लिए थी, और क्योंकि ये 2 मुलाकातें हो चुकी हैं ज़का अशरफ साहब से भी और इंज़मामुल हक साहब से भी।
बिल्कुल, ये मुलाकातें जो हैं, ये मुलाकातें मामूल के मुताबिक होती हैं। आपने वो भी तस्वीर देखी होगी कि इंज़मामुल हक साहब मौजूद थे शान मसूद के साथ, जिन्हें आपने देखा होगा कि नजम अजीज सेठी साहब के दौर में नायब कप्तान बनाने के हवाले से भी बात हो रही थी, लेकिन बाद ऐसा नहीं हुआ था और फिर खिलाड़ियों ने जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया था और फिर ये तमाम बातें नहीं हुई। तो आप देखें टीम के जो अंदर का माहौल है, जिस तरह से एजाज साहब ने बताया कि तमाम खिलाड़ी जो हैं कप्तान के वो बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और टीम की नाकिस परफॉर्मेंस है। बाबर आजम बतौर कप्तान अगर नाकाम साबित हो रहे हैं तो जो खिलाड़ी हैं उनकी परफॉर्मेंस कौन सी इतनी अच्छी जिसके हवाले से बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाए। सरफराज अहमद ने एक रोजा क्रिकेट मैचेस तकरीबन 2-2.5 साल हो गए उन्होंने नहीं खेली है। फिर इसके अलावा जितने भी नाम हैं उनसे तो ज्यादा तजर्बा है बाबर को और तजर्बा हो गया है। आपको एतमाद करना होगा इस खिलाड़ी पर और ये एक बड़ा परफॉर्मर है, बड़े दिन में जो है बड़े मैच में परफॉर्म करके दिखाएगा। बाबर में सलाहियत है इस तरह से। अभी तक तो हमें किसी बड़े मैच में परफॉर्मेंस उस तरह से दिखाई नहीं दे रही और वो अगेन वही बात आ जाती है कि कैप्टन लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, वो भी चीज़ें उसकी कमी पाई जा रही है। मेरा अपना ओपिनियन है। एजाज, अभी जो सारी सिचुएशन चल रही है, आपके पास क्या खबर है इस बारे में कि जो ज़का अशरफ साहब की जो मुलाकात थी वो बस जैसे बोल रहे हैं ताबिश के सिर्फ अप्रिसिएशन के लिए थी, या वाकई अब कुछ चेंजेस आने वाली हैं इस वर्ल्ड कप इवेंट के बाद? देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ज़का अशरफ की जो सरफराज अहमद से मुलाकात है, एक तो सरफराज पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं, शाहनवाज दानी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं और ये दोनों इदारे के एम्प्लॉय के तौर पर इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। तो सरफराज और या दानी के साथ मुलाकात का ये मतलब हरगिज नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट के सर्कल से बाहर किसी से उन्होंने मुलाकात की है और ना ही इसका ये मतलब है कि खसूसी मुलाकात थी या कुछ उनको रिवॉर्ड करना था। वो इदारे के सरबराह हैं और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, अब तक की इतलात यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ज़का अशरफ ने रिव्यू करने का फैसला जरूर किया है कि हम परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे और ये रिव्यू होना भी चाहिए परफॉर्मेंस का। अलबत्ता ये कहीं से अंदिया नहीं आ रहे कि बाबर को कप्तानी से हटाया जा रहा है। एक चीज तो ये है कि पाकिस्तान ने अब जनवरी में जाके न्यूजीलैंड के अंदर 5 T20 मैचेस खेलने हैं जनवरी में जाके। उससे पहले पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खत्म करने के 10 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया चले जाना है, जहां पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं और टेस्ट मैचेस का कप्तान बाबर आजम ही होगा। वो कप्तानी नहीं कहीं जा रही है। T20 की कप्तानी भी मुझे ये लगता है कि बाबर को नहीं चेयरमैन हटाने जा रहे हैं और पाकिस्तान ने वनडे क्रिकेट क्योंकि पूरा साल नहीं खेलनी है, 2024 के अक्टूबर में जाके पाकिस्तान ने वनडे क्रिकेट इस वर्ल्ड कप के बाद दोबारा जाके खेलनी है। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज सबसे अहम ये है कि 5 नवंबर को ज़का अशरफ के अपने मुस्तकबिल का फैसला वफाकी हुकूमत ने करना है। वो 2 महीने के लिए मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह के तौर पर डे टू डे अफेयर्स देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और 7 दिन रह गए हैं। ज़का अशरफ साहब को अभी तक एक्सटेंशन मिलने की, कम से कम मैं क्योंकि पाकिस्तान में नहीं हूँ, इंडिया हूँ, लेकिन सोर्सेज से कहीं से कोई ऐसी हमें खबर नहीं आ रही है कि उनको एक्सटेंशन मिलने जा रही है या वो रिजेक्ट होने जा रहे हैं। तो पहले उनके अपने फ्यूचर का फैसला होना है। ओके, ठीक है। अहमद, व्हाट्स योर टेक ऑन द होल सिचुएशन, होल सिनेरियो जो अभी मुलाकात हुई है सरफराज के साथ, क्योंकि वो एक पुश तो आ रहा है बार बार कि जनाब सरफराज को कैप्टन आना चाहिए, वो भी हम देख रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ये कुछ होने जा रहा है ऐसा, और अगर होने जा रहा है तो आप समझते हैं ये एक खुशगवार तब्दीली होगी? देखें, जहां तक बाबर की कैप्टनसी के हवाले से बात है तो मुझे तो लगता है कि बाबर की कैप्टनसी मजीद कंटिन्यू नहीं होगी। जो परफॉर्मेंसेज हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, खासतौर पर एशिया कप और वर्ल्ड कप की, सरफराज अहमद कैप्टन बनेंगे या नहीं बनेंगे ये कहना अभी कबल वक्त है, ये तो वक्त ही साबित करेगा। ऑल दो कि उनकी जो मुलाकात है सरफराज अहमद से अपना चेयरमैन पीसीबी से, जितना एजाज उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है ये इतनी सिंपल मुलाकात नहीं थी। टेस्ट क्रिकेट के हवाले से जरूर हमें सरफराज अहमद, क्योंकि इसकी टाइमिंग भी अगर देखी जाए ना अहमद, तो टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक ऐसे सिचुएशन में जिस वक्त हम एक आवाज़ें सुन रहे हैं कैप्टन को चेंज करने के लिए, और फिर सरफराज का नाम भी बार बार न्यूज़ में आ रहा है इस हवाले से। तो ये मुझे लगता है कि जो होल टाइमिंग है उसकी वजह से ही हम ये सवाल उठा भी रहे हैं। जी अहमद। जी देखें, बिल्कुल इसी तरह ही है। अभी जहाँ जैसे मैं बात कर रहा था ना कि जहाँ तक बात है
टेस्ट क्रिकेट की। तो उस हवाले से तो कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी है कि सरफराज अहमद शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो टेस्ट स्क्वाड है उसको लीड करें। वनडे के लिहाज से कौन होगा, मेरे ख्याल में हमें अब फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए। फ्यूचर में कौन इसको लीड कर सकता है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसका फैसला बहुत जल्दी कर लेगा वर्ल्ड कप के बाद। लेकिन बाबर की कैप्टेंसी किसी भी सूरत मुझे नहीं लगता कि कंटिन्यू होगी। चाहे वो कोई भी चेयरमैन ऑफ द बोर्ड हो, आइदर वो ज़का अशरफ साहब रहते हैं या नहीं रहते, क्योंकि बाबर को आई थिंक इनफ टाइम भी मिला है, इनफ चांसेस भी मिले हैं अपने आप को एज अ कैप्टन प्रूव करने के। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो बाबर को मतलब ऑल इन ऑल पावर्स मिली हुई थी, सिलेक्शन की भी, अपनी मर्जी का स्क्वाड सिलेक्ट करने की भी, उसके साथ साथ हर तरह से उनको आज़ादी थी। और बाबर ने जो भी टीम सिलेक्ट हुई, चाहे वो एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो या सीरीज वगैरह हो, टेस्ट सीरीज हो, होम सीरीज हो या अवे हो, तो आई थिंक ये बाबर ने अपनी मर्जी के ही हमेशा प्लेयर सिलेक्ट किए हैं। और बाबर को बड़ा बैक भी किया जाता रहा है अवाम की तरफ से भी और बोर्ड की तरफ से भी। ऑल दो के पिछला अगर हम पूरा साल उठा के देखें बाबर की कैप्टेंसी में, तो हमें वाइट वॉश भी हुए, हम घर में भी सीरीज हारे, उसके बावजूद पीसीबी ने ट्रस्ट किया बाबर आजम पे और उनको कैप्टन कंटिन्यू किया। तो मैं अब मजीद उनको इन फ्यूचर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन व्हाट आर द ऑप्शंस वी हैव फॉर द कैप्टनसी, अगर हम सरफराज के अलावा भी बात करें? मेरे ख्याल में वनडे के लिहाज से रिजवान एक सूटेबल ऑप्शन हो सकते हैं। और आपको आवाज आ रही है मेरी? रिजवान एक आपने कहा कि अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जी जी। और देखें जहाँ तक बात है T20 की, तो शाहीन का नाम कुछ जगहों पे आ रहा है। आई डोंट नो कि अब इसमें कितनी हकीकत है, ये तो वक्त के साथ ही आगे जाके पता चलेगा। लेकिन मेरे ख्याल में वनडे और T20 का जो कैप्टन है वो सेम होना चाहिए। रिजवान एक ऑप्शन हो सकते हैं। और जहाँ तक बात है टेस्ट क्रिकेट की, तो मेरे ख्याल में सरफराज अहमद ने भी रिसेंटली भी देखें अगर हम, तो जिस तरह से कराची वाइट्स को जिताई कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, तो उससे तो यही साबित होता है कि सरफराज अहमद से बेहतर चॉइस इस वक्त शायद हमारे पास ना हो टेस्ट क्रिकेट में। तो ये अब बोर्ड को फैसला करना है कि कौन से फॉर्मेट का कौन से कैप्टन लगना है। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि व्हाइट बॉल आइदर वो वनडे क्रिकेट है या T20 क्रिकेट है, उसका कैप्टन सेम होना चाहिए। चले, वक्त बहुत कम रह गया, मैं चाहूँगी इजाज़ जाते जाते अपना टेक भी इस पे दे दें कि अगर ऑप्शंस ज़ेरे गौर अगर कुछ हैं कैप्टनसी को लेके तो वो कौन से हो सकते हैं। इजाज़ बताइएगा इस पे क्या समझते हैं आप, आपके ज़राए क्या बता रहे हैं कि अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो वो कौन से सूटेबल ऑप्शंस होंगे? देखिए मुझे थोड़ा सा आप ये एडवांटेज दीजिए कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आसपास रहता हूं और क्रिकेट बोर्ड मेरी बीट है। बिल्कुल। लेकिन मैं ये प्रेडिक्ट बिल्कुल नहीं कर सकता कि कौन से ऐसे ऑप्शन होंगे। अगर ये जो बातें हो रही हैं बाबर को कप्तानी से हटाया जाएगा, मैंने आपको बोला है पहले तो ज़का अशरफ तो पहले सरवाइव कर जाएं, बाद में वो बाबर का फैसला करेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर बाबर आजम को कप्तानी से आप हटाते हैं तो नायब कप्तान शादाब खान के ऊपर आप 4 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कहाँ जाएगा, रिजवान कहाँ जाएगा। और जो शाहीन के लिए लॉबी एक अरसा से काम लगी हुई है कि जी वो 2 PSL लगातार लाहौर कलंदर को जितवा चुका है, तो फिर शाहीन का आप क्या करेंगे? अगर शाहीन को बनाते हैं तो शादाब और रिजवान का आप क्या करेंगे? तो ये सारी स्पेकुलेशंस हैं, इनके ऊपर नहीं जाना चाहिए। पहले चेयरमैन साहब अपना फैसला करवा लें वफाकी हुकूमत से कि वो रहते हैं या नहीं, उसके बाद फिर बाबर का भी केस सामने आ जाएगा। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया इजाज़ वसीम बाकरी, अहमद कुरैशी, ताबिश मीर इस ट्रांसमिशन का हमारा हिस्सा। जनाब इसके साथ ही आज की ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह कल रात 11 बजे फिर खेल का जुनून के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।